हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएससी पंचायत। और हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आर आउट देयर और वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज एंड टुडे till now we have studied about this much part, and also in second lecture of preamble I explained justice and liberty. We were into liberty, right? So जस्टिस मैंने आपको बताया था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, इसके ऑर्डर के बारे में बताया था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज बेसिकली अ फ्रीडम। फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम किस चीज की फ्रीडम? ठीक है। लिबर्टी किस लेवल की लिबर्टी? क्या ये एब्सोल्यूट लिबर्टी है? क्या ये लिबर्टी विद रिस्ट्रेंट्स है? रिस्ट्रेंट्स हैं तो किस किस्म के रिस्ट्रेंट्स हैं? ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपको बताया गया था प्रियम्बल जो है इज अ की टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है। तो इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं ये बेसिकली एक प्ले कार्ड्स की तरह, ये प्लैटिट्यूड्स की तरह काम करते हैं। दे आर बेसिकली मोरल एक्सप्रेशंस। इनके डिटेल्ड प्रोविजंस हम अंदर आगे पढ़ते हैं संविधान में, जब हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब पढ़ेंगे तो इनके डिटेल्ड प्रोविजंस पढ़ेंगे। बट यहाँ पे व्हेन दे आर सेइंग लिबर्टी, सो लिबर्टी का पर्पस क्या है? यहाँ पे लिबर्टी लिखना, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो देश आज़ाद जब नहीं हुआ था उस वक्त हमारे अंदर कितनी, हमारे देश में जो है किस किस्म की रिस्ट्रेंट्स थी। रिस्ट्रेंट वो भी एब्सोल्यूट सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रेंट्स। न्यूज़पेपर्स को बैन करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ओके, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स थे उनको बैन करना था। ठीक है। तो हमें अपनी एक्सप्रेशंस की तक की आज़ादी नहीं थी, कि हमारी जो अभिव्यक्त की आज़ादी थी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, सरकार के प्रति हमारा क्या नज़रिया है, उसको तक पेश करने की हमें आज़ादी नहीं थी। ठीक है। और भी कितने सारे किस्म की आज़ादी नहीं थी हमें, जो है आपको पता ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन सर्टेन बिग होटल्स और समथिंग, रेस्टोरेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उस वक्त के जब देश गुलाम था। ओके जो जब देश आज़ाद हुआ, और इनफैक्ट उससे पहले भी जब हम नेहरू रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928, तो उसमें भी ये लिबर्टी की बात की गई थी। उसमें बेसिक जो हम फंडामेंटल राइट्स देंगे, जब अपना संविधान लिखेंगे तो किस किस्म के फंडामेंटल राइट्स देंगे वो हमने उस वक्त ही तय कर लिए थे। Finally, with objective resolution and then after drafting the whole constitution, जब हम preamble ऐड कर रहे थे तो हमने यहाँ पे खासा ध्यान दिया था कि लिबर्टी, और उसके बाद ये जो 5 शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इसको एक्सटेंसिवली कवर करे लिबर्टी को। ठीक है। अब ये लिबर्टी में रिस्ट्रेंट कितना है वो तो हम डिटेल्ड प्रोविजंस में देखेंगे। जैसे जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है। बट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रेंट्स हैं। रिस्ट्रेंट किस किस्म के? कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप जो भी बोलते हैं समाज में, जो भी कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपके जो कार्य हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि देश हित के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, आपके राइट्स भी देश हित के ऊपर नहीं जा सकते। आप उतना ही बोलेंगे जहां पे आपके देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। ओके सो यहां हमने समझा लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट। यहां पे हम ऐसे देख लेते हैं, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। यहां पे रिस्ट्रेंट्स हैं, देयर आर रिस्ट्रेंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स कहां पे है? ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ओके अब लिबर्टी हमने समझ लिया, देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है। रिस्ट्रेंट्स होंगे, देश हित में रिस्ट्रेंट्स रखे जाएंगे। ओके नाउ लिबर्टी क्या? सबसे पहले तो लिबर्टी ऑफ थॉट। हमारी विचार, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को आप सीमित नहीं कर सकते, आप उसमें कोई पिंजरा नहीं लगा सकते। ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है। नेचुरल राइट कह सकते हैं आप इसको।
नेचुरल राइट्स। ओके, सो हम क्या सोचते हैं उसमें तो पूरी आज़ादी है, ठीक है। हमने सोचा हमारी विचारधारा क्या हो सकती है किसी चीज़ को लेके, धर्म को लेकर के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके क्या विचारधारा है, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम को लेके हमारी कोई विचारधारा हो सकती है। हम लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, हम राइटिस्ट हो सकते हैं, हम सेंटर वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें पूरी आज़ादी है। ओके, फिर इसके बाद एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस में थोड़े से ज़्यादा रिस्ट्रेंट्स इसलिए हैं, जो एक्सप्रेशन वर्ड है ना, एक्सप्रेशन हम कार्यों से अपने कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हम शब्दों से कर सकते हैं, हम जो बोलते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी पॉलिटिकल फोरम्स में जब पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशंस होते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि आप ऐसी भाषा, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचे। ओके, आप ऐसी भाषा या ऐसी बातों का प्रयोग ना करें जिससे समाज में जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है, वो भंग हो। ओके, सो इसीलिए हेट स्पीच आपने सुना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है, हेट स्पीच इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट डज नॉट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको अपने को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लेकिन हेट स्पीच उसमें नहीं आएगी। ओके, तो आपको पब्लिक पीस को सर्वोपरि रखना है। नाउ बिलीव एंड देन फेथ। बिलीफ इज बेसिकली, आप कह सकते हैं ये स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। मेरा मानना है कि अपने फायदे के लिए किसी के साथ अन्याय करना गलत है, ये मेरा मानना है। ओके, इसमें मेरी बिलीफ है, मेरा दिमाग कह रहा है, मेरा माइंड कह रहा है कि अपने फायदे के लिए किसी और के साथ अन्याय क्यों करना। ओके, अब इसमें फेथ तब आएगा अगर मैं कहूँ कि मेरा धर्म इस बात की मुझे आज़ादी नहीं देता कि मैं ये काम करूं, मैं ऐसे गलत कार्य करूं जिसकी वजह से किसी के साथ अन्याय हो। सो बिलीफ वॉज स्टेट ऑफ माइंड। ओके, बिलीफ में मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सर्टेन एक्टिविटी, बट फेथ कब आता है जब वो चीज़ और प्रगाढ़ हो जाती है, वो चीज़ और स्ट्रांग हो जाती है, उसमें मेरी बिलीफ के साथ फेथ जुड़ गया है, मतलब एब्सोल्यूट सेंस ऑफ बिलीफ। ओके, सो बिलीफ से एक ऊपर वाली स्टेज है फेथ, ठीक है। और जब फेथ आ जाता है उस चीज़ को फिर आप वर्शिप करते हैं। ओके, सो इसमें रिलीजन के बेसिस पे तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, रिलीजन का एग्जाम्पल लेकर के। व्हेन देयर इज अ थॉट देन देयर इज एक्सप्रेशन, फिर उस एक्सप्रेशन पे हमारा एक बिलीफ है। ओके, हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, देन faith comes. Okay, faith comes when there is absolute sense of belief, when there is devotion. जब devotion आ जाता है उस belief पे, then it converts into faith. Okay, and then we worship it. Okay, so now moving forward, now equality. ठीक है, equality से क्या अर्थ है, equality का मतलब क्या है? Okay, give me a second. इसको हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज इक्वालिटी, अब इस टर्म को सिर्फ ले लेते हैं, इक्वालिटी एक सिंगुलर टर्म को ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी से हम बेसिकली बहुत ही साधारण भाषा में ये कह सकते हैं, इक्वालिटी मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को 5 लोगों में किसी एक इंसान को अलग से प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। 5 लोग हैं, बराबर हैं। अब वो 5 लोग की जो बराबरी का क्राइटेरिया है, अब वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, वो हम केस टू केस वो चीज़ें डिफर करती हैं। ओके, सो इक्वालिटी एज अ टर्म मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सो ये तो
इक्वालिटी शब्द का अर्थ हुआ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं आगे इक्वालिटी को लाने के लिए, बट वो डिस्क्रिमिनेशन एक नोबल कॉज के लिए होता है, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पर यहाँ पे हम इक्वालिटी एक सिंपल लूसिड टर्म को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वालिटी इज वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब प्रियम्बल कह रहा है इक्वालिटी क्या, टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है संविधान की डिटेल्ड प्रोविजन में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस आर्टिकल 14, 15, article 14 is mother basically you can say, and then 15, 16 are its sons, we can understand like that. Okay, so equality of status article 14, 15 and opportunity article 16, ये हमारे डिटेल प्रोविजन में इन आर्टिकल्स में ये मेंशन है। And to promote among them all fraternity, fraternity मतलब भाईचारा, okay, assuring the dignity of the individual। फ्रेटर्निटी तो तब आएगी ना जब मैं या मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच में फ्रेटर्निटी तभी आएगी जब हम एक दूसरे का सम्मान करें, देयर इज डिग्निटी। अगर उसके साथ किसी किस्म का भेदभाव हो रहा है सामाजिक स्तर पे, तो वो मेरे साथ आने पे हिचकिचाएगा, जाहिर सी बात है। उसको लगेगा कि मुझे तो अभी एक बेसिक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैं तुम्हारे साथ भाईचारा कैसे महसूस करूं? भाईचारा इज एन इमोशन, इट्स अ इमोशन कि आप अपने साथ वाले के लिए एक इमोशन है आपके मन में कि भाई हम दोनों एक सेम लैंड से बिलोंग करते हैं, एक सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं। वो भाईचारा तब आएगा जब वो साथ में 5 चलने वाले आपस में बराबर महसूस करें। ओके, सो फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। आप ऑर्गेनिक सिस्टम समझ रहे हैं प्रियम्बल का, जो सीक्वेंस है वर्ड्स का कितना ऑर्गेनिक है। जब तक आप यहाँ पे आप पहले से शुरू कर रहे हैं, सॉवरेनिटी जब तक नहीं रहेगी उसके आगे के सिस्टम्स नहीं बन पाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे वर्ड था जस्टिस, सबसे पहले तो आप जस्टिस दीजिए सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंस में, देन उसके बाद आता है इक्वालिटी, फिर आएगी बराबरी, और जब बराबरी आती है तब भाईचारे की भावना आती है। जब भाईचारे की भावना आ गई अमंग सिटीजन्स, फिर तभी तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन सिक्योर होगा। नेशन की यूनिटी किस बात पे निर्भर करती है? जब उसके नागरिक आपस में एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ इमोशन होना चाहिए, एक ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए कि हमारा देश एक ही है, हम एक ही देश के नागरिक हैं, और उस देश की भलाई हम सबका कर्तव्य है कि हमारा जो काम है उस देश की भलाई के लिए ही होना चाहिए। ओके, so fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। अब unity and integrity जैसे कि मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट एंड सेक्युलर के साथ, जैसे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1976, वैसे ही ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इंटीग्रिटी अखंडता, ठीक है, भारत की अखंडता किस पे निर्भर करती है? इन सारे पिलर्स पे निर्भर करती है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो 3 शब्द है ना, जस्टिस एंड देन इसके बाद था लिबर्टी। यहां पे सबसे पहले जस्टिस एंड देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, सो यहां पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये ट्रिनिटी बनाते हैं, दे फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ राइट्स।
ये बेसिकली ये तीनों शब्द जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे देश में अडॉप्ट किए गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. This liberty, equality and fraternity, they form the Trinity. And we cannot divorce one from another. Cannot divorce one from another. मतलब ये जो तीन है ये ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति है, और यहाँ पे एक को दूसरे से जुदा करना या इसको इससे जुदा करना अन्याय होगा. आप मतलब इसके बिना, लिबर्टी के बिना आप इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सिक्योर ही नहीं कर सकते. जब तक इंसान को आज़ादी नहीं होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तब तक आप इक्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे. और अगर आपने सिर्फ इक्वालिटी इंश्योर कर ली है और लिबर्टी नहीं है तो फ्रेटर्निटी भी नहीं आएगी. और अगर लिबर्टी, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी को आप भूल गए तो भी कोई मतलब नहीं है, तब भी सीन इनकम्प्लीट रहेगा. तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये ट्रिनिटी है, इसमें से एक में से किसी को भी जुदा नहीं किया जा सकता. ये तीनों साथ में रहेंगे तभी एक जस्ट सोसाइटी को हम बना सकते हैं. ठीक है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो ट्रिनिटी है ये लाई गई थी, ये जो टर्म है तीनों, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे. ओके और हमने इन तीनों टर्म्स को अडॉप्ट किया था. ओके जो हम अब आगे इसके बाद जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से किस देश से हमने अडॉप्ट की थी. ओके मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दिस इज़ बेसिकली बोरोड फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज एंड देयर लॉज. ओके सो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक ऐसे देश में जहाँ पे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे इतनी डिवर्सिटी है, इतने बैरियर्स हैं, बेसिकली डिसहार्मनी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी. ओके सो और जहाँ भी इतनी डाइवर्सिटी होती है वहाँ डिसहार्मनी होती रहती है. हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा वो पीसफुल रहेगा और या हमेशा ही वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे. बट हाँ वही बात है, जहाँ बर्तन होते हैं खनकते तो है ही, है ना. तो ये चीज़ उन्होंने कही थी कि एक ऐसे देश में जहाँ इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी कास्ट बेसिस में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे फ्रेटर्निटी कैसे हम इंश्योर करेंगे. कास्ट इनइक्वालिटीज़ के होते हुए हाउ विल वी इंश्योर फ्रेटर्निटी. ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज हैं, रिलीजन बेसिस में डिसहार्मनी थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ही पार्टीशन का मुद्दा आ गया, रिलीजियस डिसहार्मनी. तो उनका कहना था इसीलिए ज़रूरी है कि इक्वालिटी पहले बनाई जाए, पहले इक्वालिटी इंश्योर की जाए तभी तो फ्रेटर्निटी आएगी. जब इक्वालिटी इंश्योर की जाएगी तो कास्ट इनइक्वालिटीज़ में से इनइक्वालिटी हट जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी. ठीक है, रिलीजियस डिसहार्मनी में से हार्मनी बचेगी, डिस हट जाएगा. ओके सो ये चीज़ थी कि पहले हम इनको इंश्योर करें तब कहीं जाके फ्रेटर्निटी आएगी, और जब फ्रेटर्निटी आएगी तो यूनिटी और इंटीग्रिटी तो ऑटोमेटिकली इंश्योर कर दी जाएगी. राइट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो एक अल्टीमेट गोल है. राइट, इसके लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके ये एक अल्टीमेट गोल हम अचीव कर सकते हैं. पूरा प्रियम्बल ही बेसिकली अल्टीमेट गोल ऑफ अ नेशन. ठीक है, इंडिया को कैसा हमें बनाना है उसके लिए एक अल्टीमेट गोल ये डिसाइड करता है. ओके ये बेसिकली मोरल प्लैटिट्यूड्स हम कह सकते हैं, और इसके बाद जो प्रोविजंस हैं दे आर प्रैक्टिकल प्रोविजंस, है ना. जैसे यहाँ पे हमने पढ़ लिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. फिर जब हम आगे संविधान में पढ़ेंगे आर्टिकल 19, मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में देयर आर रिस्ट्रेंट्स. ठीक है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रिस्ट्रेंट्स हैं. ठीक है, फिर आर्टिकल 25 टू
28 जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जाती है, वहाँ भी आपको एब्सोल्यूट नहीं है वो, ठीक है, वहाँ भी आप धर्म के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते इस देश में, कहीं भी नहीं कर सकते। धर्म तो इवॉल्व होता है, राइट। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो 500 साल पहले चलती, या कह सकते हैं 200 साल पहले प्रिवलेंट थी, बट आज नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें, आपका जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ओके। So liberty, equality, fraternity, and then we ensure the unity and integrity of the nation. Ultimate goals preamble में लिखे हुए हैं। अब इसके बाद जो आखिरी लाइन है वो सिंपली ये कहती है that on this day we adopt, किस डे? 26 नवंबर 1949। पूरा प्रियम्बल मैंने आपको बता दिया। फिर आखिरी की जो एक लाइन है वो कहती है ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट एंड इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अडॉप्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, टू हैव इट। नाउ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो वोट के साथ पास हो चुका है। हमने स्वयं, हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो इंडियंस थे, हमारे अपने लीडर्स थे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट तैयार किया, उसको वोट के साथ पास किया, ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको पास किया। तो अडॉप्ट का मतलब यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को हमारे पास हमारा संविधान आ गया है। अब हमें किसी और एक्ट की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओके। फिर फाइनली then finally 26 सो 26 जनवरी 1950 को फाइनली इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वी इम्प्लीमेंटेड इट ऑन, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये संविधान यहाँ 1949 में आ जरूर गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ही चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही चल रहा था। फाइनली 26 जनवरी को वो दोनों एक्ट्स को निरस्त किया जाता है थ्रू आर्टिकल 395, थ्रू आर्टिकल 395, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वन करेंट इशू, आई टोल्ड यू सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दे वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल प्रियम्बल में सॉवरेनिटी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिर्फ 3 शब्द थे, ठीक है। क्यों नहीं ऐड किया गया ये भी मैंने आपको बताया था। सो रिसेंटली दिस सितंबर 2022 एक PIL फाइल की गई बाय सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। उन्होंने एक PIL फाइल की। उनका ये कहना था कि क्योंकि ओरिजिनल प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड्स नहीं थे और इन दोनों शब्दों को ना ऐड करने की एक वाजिब वजह भी थी, तो इसलिए, और जब ये 1976 में ऐड किया गया था तो एक उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा था, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा था। तो इस वजह से नाउ वी शुड रिमूव इट, हमें वापस से जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था प्रियम्बल का वो इन तीनों शब्दों से पूरा हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा शब्दों की, क्योंकि सिक्युलरिटी आर्टिकल 25 to 28 में ऑलरेडी गिवन है, राइट, ये वहां पे है। सोशलिज्म DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म उसमें है, सेक्युलरिज्म 25 to 28 में है, तो हमें जरूरत नहीं है इसकी, ओके। सो अभी इस PIL में डिस्कशन चल रही है, अब देखते हैं इसमें क्या फाइनल जजमेंट आता है। टिल नाउ हमें बस इतना पता है कि ओरिजिनल प्रियम्बल में ये नहीं था, उसकी वजह क्या थी और करंट इशू क्या है। दूसरी बात अबाउट प्रियम्बल, इनिशियली प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना था। केस है रेफरेंस टू बेरुबारी यूनियन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उनका मानना था ये बेसिकली सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है, वैसे भी ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऐड किया गया था तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो जरूरत है लाइक रेफरेंस पर्पजेस से सिर्फ है, बट ये हमें संविधान का हिस्सा ये नहीं है। बेरुबारी यूनियन में ये कहा गया। देन विद टाइम इंटरप्रिटेशन में बदलाव आए। ओके, फाइनली केशव नंद भारती केस, उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, उसमें ये कहा गया। सो ओके, वी कंप्लीटेड द प्रियम्बल। नाउ we'll be moving towards parts of constitution. Okay, so thank you for watching and we'll meet in next lecture.